नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ उनका लाइव एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं उनसे, ताकि जो भी आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको एक आइडिया आ जाए कि आखिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होता क्या है। तो आज भी मेरे साथ जो डायनामिक स्टूडेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हमें नाइपर में सुटिक्स एनालिसिस जैसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट मिले। तो आज उसी डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करने वाला हूँ। तो आज का सेशन डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सेशन होगा, तो अगले कुछ मिनट ज़रूर मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं वैभव सांगळे और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आज के दोनों गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, वो दोनों भी अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से हैं और नाइपर अहमदाबाद में वो सेकंड ईयर में अभी स्टडीज़ कर रहे हैं और लगभग लास्ट 2 मंथ्स के फेज़ में वो अपने कॉलेज लाइफ के, और इसके बाद वो अलग अलग कॉर्पोरेट का हिस्सा बनेंगे। दोनों भी ऑलरेडी प्ले स्टूडेंट्स हैं। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस करिश्मा अग्रवाल को। सो करिश्मा, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you, Vaibhav. I'm happy to be here, and I hope this conversation would be helpful for our upcoming juniors. ओके, थैंक यू करिश्मा। और आज के जो दूसरे गेस्ट है हमारे साथ, वो है मिस्टर दिनेश मुळे। सो दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। Thank you so much, Vaibhav. Such a kind introduction. Definitely this session will be helpful for our junior also. ओके, सो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के आज के लिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा करिश्मा के लिए। करिश्मा, जैसे कि हर सेशन में हम यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं स्टूडेंट्स कि नाइपर में जाएंगे, क्योंकि जीपैट नाइपर तो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, ऐसा वैसा होता है। तो जब नाइपर में आप आते हो, फर्स्ट ईयर में जब आप आए, तो जो भी आपकी फर्स्ट ईयर की जर्नी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो क्लास बेस पूरा मैक्सिमम सेशन था आपका, अभी आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो, तो मेरे को बस एक ब्रीफ दो फर्स्ट ईयर के बारे में कि फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था एज अ स्टूडेंट लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ भी उसमें कितना इन्वॉल्व था, कितना टाइम मिलता था खुद को, और कॉलेज का भी सब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते थे, एक शॉर्ट में। For me, the experience of first year was very transformative and life changing. फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत अच्छा गया। रियली वो एक ऐसा फेज़ था जब मैंने प्रेशर हैंडलिंग सीखा, क्योंकि बैचलर्स में कैसा होता है, वी हैव जस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट्स, बस उतना पढ़ो और एग्ज़ाम्स क्लियर कर दो। बट यहाँ पे एक्चुअली एक सेम में हमको 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ लैब वर्क भी, एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं। तो और यहाँ पे कुछ ऐसा स्पून फीडिंग टाइप नहीं है, मतलब लेक्चर्स टीचर्स डिलीवर करते हैं एंड फिर हमें खुद नोट्स वगैरह बनाने होते हैं। तो ऐसे टीम वर्क वगैरह हम सीखते हैं, क्योंकि हम सब ग्रुप में स्टडी करते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो इन अ वे मतलब कलेक्टिवली हम लोगों के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे हम 10 to 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जबकि हम पूरा दिन यहीं पे हम लोग स्पेंड करने के बाद फिर रात में तो कुछ पढ़ाई होती नहीं है, तो भी हम एग्ज़ाम के टाइम सब कुछ अच्छे से सब पढ़ लेते हैं, सब एक दूसरे के साथ नोट्स वगैरह बना लेते हैं। तो एंड एक ये था कि हम खुद को प्रोफेशनली कैसे बिल्ड करें, वो भी हम बहुत सब सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एक है कि यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ प्रोफेशनली, तो एक लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बनाओ एंड उस पर अपडेटेड रहो। तो ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर में सीखी, जो शायद मैंने बैचलर्स में नहीं सीखी थी। तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था खुद को प्रोफेशनली बिल्ड करने के लिए। सो थैंक यू करिश्मा। जैसे कि करिश्मा ने बोला कि यहाँ पे आपको एक क्वालिटी फैकल्टीज़ मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं होगी। आपकी चीज़ें आपको ही लर्न करनी है। सो दूसरा क्वेश्चन है मेरा दिनेश से। दिनेश, जैसे कि इसने एक आइडिया दिया कि फर्स्ट ईयर में क्या किया, अब सुना है कि जो भी एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सेकंड ईयर बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो शेड्यूल एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि आपको दिन भर लेबोरेटरीज में काम करना है, तो फिर उसमें पर्सनल टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या क्या वो चीज़ें अभी आप लैब्स में कर रहे हैं, और कितना टाइम दिन भर एटलीस्ट, मतलब मिनिमम इतना टाइम तो आपको लैब में स्पेंड करना ही पड़ता है, ऐसा कितना टाइम है, और क्या क्या करते हो आप लैब में? फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तब क्या हुआ था कि बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे करिश्मा ने बताया, बैचलर्स में हमारे पास सिर्फ 5-6 सब्जेक्ट होते थे, उसकी पढ़ाई करते थे और एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होता था। इधर आने के बाद ये जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, जो सभी उनका ओन डिज़ाइन स्टाइल होता है, और वो मतलब एकदम अलग लेवल का पढ़ाते हैं, उनके स्लाइड्स होते हैं। और हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ था स्लाइड्स के ऊपर, तो हमें वो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, बट एट द एंड इट विल बी सो मच ईजी फॉर अस। टॉकिंग अबाउट सेकंड ईयर, व्हाट हैपन इन सेकंड ईयर, इट्स सो मच हेक्टिक व्हेनेवर एक्सपोज टू
practical in my B farm. So it was a COVID era, that's why. तो इधर आने के बाद एकदम हेक्टिक शेड्यूल हुआ. सुबह प्रोजेक्ट का वो अलग ही सीन होता था, हमें प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना पड़ता था एक ना एक. तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद HPLC, मेरा तो पर्टिकुलरली HPLC और LCMS के ऊपर ज़्यादा काम होता था. तो मैंने पूरी थ्योरी तो लर्न कर ली थी मैंने, बट थ्योरी लर्न करने के बाद उसको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करना इट्स रियली हार्ड. तो एक ना एक मैं थ्योरी तो पढ़ ली थी, बाद में हम सेकेंड ईयर में आने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. तो HPLC लर्न की बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी. और हम सुबह 8 बजे, तो मैं तो 8 बजे आता हूँ, पूरा दिन काम होता है. इट्स डिपेंड ऑन स्लॉट ऑल्सो, बट पूरा दिन काम, फिर लिटरेचर सर्वे करो, फिर रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल भी लिखना होता है. तो पूरे दिन, और इसके साथ ही आपने को प्लेसमेंट की भी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीज़ें करने के अलावा घर में मैं तो 10 बजे जाता हूँ, 7-8 बजे के बाद में प्लेसमेंट का जो भी सीन है, वो इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू के क्वेश्चन वो देखने पड़ते हैं. तो ये सारी चीज़ें, और ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि नहीं हो सकता. आप नाइपर में आने के बाद अपने आप चीज़ें बिल्डअप होने लगती है. हाउ टू हैंडल अ प्रेशर, हाउ टू talk with your colleagues and all that things. It's really smooth for us. Yes. जैसे कि दिनेश ने बोला कि एक मल्टीटास्किंग क्वालिटी आपके अंदर बिल्ड हो जाती है नाइपर में आने के बाद, क्योंकि आपको लैब में काम करना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट साइड बाय साइड आपको आपका प्लेसमेंट भी देखना है और जनरल लाइफ भी देखनी है. तो करिश्मा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अब कोई बी फार्म का स्टूडेंट्स है, वो नाइपर में एनालिसिस करना चाहता है, नाइपर में या कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो क्या वो बेसिक क्वालिटीज़ है जो उसको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी कि वो एनालिसिस डिपार्टमेंट में सर्वाइव कर पाए? कुछ भी जनरल थिंग्स की, मतलब कोई आप स्ट्रेंथ्स बताओ, या फिर ये स्किल चाहिए, ऐसा बेसिक क्या चीज़ें होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, जब भी कोई बीइंग एन एनालिटिकल स्टूडेंट, यू शुड बी वेल वर्स्ड विद हाउ टू ब्रेक अ प्रॉब्लम. मतलब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको इतने स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करो कि आप एक एक स्टेप को सॉल्व कर सकते हो. एंड फिर ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट होता है. जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर देते, तो राइट फ्रॉम जो भी एनालिसिस होता है, पहले हम उसका HPLC एनालिसिस करेंगे, फिर मास एनालिसिस करेंगे, फिर अलग अलग ऑर्थोगोनल टेक्निक से उसका एनालिसिस करेंगे. तो मेजरली मुझे जो लगता है कि बीइंग एनालिटिकल स्टूडेंट, जो भी स्किल्स और क्वालिटीज़ एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो एक है कि यू शुड हैव, फर्स्ट थिंग इज़ पेशेंस. अगर आपका एनालिसिस फेल भी हो जाता है तो आपको ऐसा घबराना नहीं है, या फिर ऐसा डीमोटिवेशन फेज में नहीं जाना है. आपको ये सोचना है कि भाई एनालिसिस ही तो है, हम कर लेंगे. ये एनालिसिस इतना भी नहीं करना कि हम खुद ही पैरालाइज हो जाएं प्रॉब्लम से. तो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पेशेंस रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, और यू नीड टू बी डेडिकेटेड. अगर आप बोलते हैं ना, हर ताले की चाबी होती है, खोजते रहो, कब तक नहीं मिलेगी. तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके पास चाहिए कि आई विल वर्क ऑन इट, नो मैटर व्हाट, वन डे आई विल गेट द रिजल्ट्स. सो बस यही लगता है, मतलब फोकस होना चाहिए. हाँ. सो मेरा एक क्वेश्चन दिनेश ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बी फार्म में, उनके कॉलेज में कुछ चीज़ें उन्होंने कभी हैंडल ही नहीं की, मतलब किसी ने HPL से हैंडल नहीं किया, किसी ने UV हैंडल नहीं किया, और अब वो नाइपर में आए हैं. तो मतलब जीरो नॉलेज है उनको, प्रैक्टिकल थेरोटिकल नॉलेज है उनको, ऑब्वियसली अगर जीपैट नाइपर क्रैक करेंगे तो ऐसे लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? मतलब वो बेसिक से चीज़ें बिल्ड होती है यहाँ पे, या फिर आपको कुछ क्वालिटीज़ पहले से आप में चाहिए? कुछ क्वालिटी पहले से ही चाहिए. बेसिकली यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट योर थ्योरी पार्ट हो गया ना, तो ओके सब हो जाता है. तो इधर आने के बाद ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली HPLC रन करने के लिए बोलते हैं. फर्स्ट ईयर में आपके अराउंड, मतलब फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें वो पढ़ाते हैं हाउ टू रन HPLC. और आपके इधर मोस्ट ऑफ द सीनियर जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, सब बताते हैं आपको कैसे रन करना है, कैसी चीज़ें वर्क होती है. ये HPLC हो, UV हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, सब बताते हैं आपको. और इधर जो क्वालिफाइड साइंटिस्ट होते हैं वो भी आपको चीज़ें बताते हैं. ऐसा नहीं कि आपको जीरो नॉलेज हो, सबको जीरो नॉलेज ही होता है. इधर आने के बाद वही ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है. तो ये सब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं. ओके, तो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से थियोरेटिकल नॉलेज भी आपके पास है तो कर सकते. मेरा क्वेश्चन ये करिश्मा कि एनालिसिस तो कर लेंगे नाइपर में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, लेकिन आगे क्या, मतलब फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे वो डोमेन्स है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, टेक हो नॉन टेक हो, जो जॉब ऑफर्स आपको मिलते हैं? मतलब एक स्टूडेंट के मन में एक फियर होता है कि मेरे को एनालिसिस में से फिर नॉन टेक में जाना है, टेक में जाना है, वो सारे क्वेश्चन हैं. तो कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं जो कंपनीज ऑफर करती है कोर फार्मास्यूटिकल्स, और क्या एक एनालिसिस का स्टूडेंट्स नॉन टेक में भी जा सकता है? थोड़ा ब्रीफ दो इसके बारे में.
जैसे एनालिसिस तो एक एवरग्रीन फील्ड है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, वेदर सूटिक्स हो, कोलॉजी हो, बीटी हो, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट हो, वो जो भी काम करेंगे एंड एट द एंड उनको एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर उनके प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं तो मतलब वो लोग एकदम ऐसे बहुत प्रो लेवल के तो नहीं होते। सो दोज पीपल इवन अप्रोच अस, हमारी सोफ़ा गैंग जो सारे एनालिसिस के बैठे रहते हैं। तो वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि एनालिसिस को मतलब कभी मार्केट डिमांड नहीं होगी। और टॉकिंग अबाउट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, तो एनालिसिस वालों के लिए बहुत सारे जॉब ऑप्शंस है, जैसे क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। जिसको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, दे कुड गो विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. So in R&D also, based on the project we select in second year, there are two types of R&Ds, analytical R&D and formulation R&D, जिसमें दोनों में एक एनालिटिकल स्टूडेंट जा सकता है। Talking about non-technical jobs, if you have a basic understanding about things, about business, about marketing and all, तो एक analytical student can even approach non-technical jobs like business development, marketing, as a consultant. It all depends कि आप खुद को कितना groom up करते हो within these 2 years. So अगर आप यहाँ का नॉलेज लेते हो बीइंग एन एनालिटिकल स्टूडेंट, ऑल टेक्निकल जॉब्स आर ओपन। और आप अगर सेल्फ लर्निंग पे टाइम देते हो, खुद को ग्रूम अप करते हो, सो नॉन टेक्निकल जॉब्स आर ऑल्सो ओपन। मतलब दोनों में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिनेश, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको फिर से चांस मिले मास्टर्स करने का और 3 अपॉर्चुनिटीज़ है, MBA, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्या चूज़ करोगे और क्यों करोगे? ऑनेस्टली बताना, लेकिन क्योंकि जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको ऑनेस्ट आंसर चाहिए। मतलब आर यू हैप्पी विथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और नॉट, या फिर MBA लोगे या फिर सूटिक्स लोगे, मतलब क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स है जो भी नाइपर्स में ऑफर किए जाते हैं। तो क्या ओपिनियन है इस पर? ओके, वो जब मैं फर्स्ट मतलब बी फार्म में मैंने नाइपर जब क्रैक किया था, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस था, बाद में MBA था। तो इट्स माय लव, फर्स्ट लव इज नाइपर एनालिसिस ओनली। मुझे एनालिसिस, मुझे जब पढ़ता था ना, मैं जब GPAT की तैयारी जब करता तब मुझे HPLC और इंस्ट्रूमेंट बात बहुत अच्छा लगता था और ईजी जाता था। हम भले ही वो GPAT में थोड़े से 7-8 ही क्वेश्चन पूछते थे उसमें, बट स्टिल इट्स मेरे लिए तो ईजी जाता था, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। और बाद में क्या होता, इधर आने के बाद हमें लगता था कि सिर्फ HPLC और वही है हमारी, इसमें तो बहुत सारी टेक्निक है जो एनालिटिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, पता होती है। इधर आने के बाद पता चलती है कि सबको ऐसा परसेप्शन होता है कि एनालिसिस स्टूडेंट सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग उनको आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग तो सब कोई भी कर सकता है, 12th फेल बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर चलाना ही सिर्फ, बाकी क्या करना है। बट जब जो बाद में कैरेक्टराइजेशन पार्ट होता है ना, वो एज ए एनालिटिकल स्टूडेंट ही कर सकता है। जो चीज़ें होती है ना बेसिक, जो नाइपर में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ने तुम्हें सीखने को मिलती है। यहाँ पे जो सारी फैकल्टी वेल क्वालिफाइड और साइंटिस्ट लेवल है, सब साइंटिस्ट है जिन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, सभी है। तो एक ना एक बार छोटी छोटी चीज़ें हमें बताते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा, हाउ टू कैरेक्टराइज द सैम्पल, मतलब और जो बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो एनालिसिस ही होगा, कभी भी नेक्स्ट टाइम भी वैसे ही होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज लगभग हमारा 4th सेशन चल रहा है इंटरेक्शन का, और जितने भी स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया तो एवरीवन इज़ हैप्पी विद देयर कोर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी डोमेन में कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको आप हैप्पी हो कि नहीं। क्योंकि मनी, बाकी ये चीज़ें तो सब सेकेंडरी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डे आप स्पेंड कर रहे हो शाम को लगना चाहिए कि वर्थ था ऐसा। तो करिश्मा के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट नॉन-टेक में हुआ है। तो करिश्मा के लिए भी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्योंकि मैंने जितना भी करिश्मा को देखा है 2 साल अब हम एक ही इंस्टीट्यूट में, तो मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट टॉवर्ड्स उसका एक ज़्यादा ही मतलब एक सॉफ्ट टच है। तो उसको भी मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों लिया एनालिसिस, मैनेजमेंट मिल रहा था फिर भी नहीं लिया, मतलब क्या रीज़न है? और अभी सेटिस्फाई हो क्योंकि आपने प्लेसमेंट नॉन-टेक में लिया, इसलिए क्या लगता है इस पर, आपका क्या ओपिनियन है? Vaibhav, speaking about analysis, so I am happy that I chose by God luck or by my choice. I am happy कि मैंने pharmaceutical analysis choose किया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ने मुझे ये सिखाया कि मैं एक प्रॉब्लम से कैसे डील करूं, मैं एक प्रॉब्लम को कितने छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर सकती हूँ और उसको कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ। और
रही बात आप कह रहे हो कि मैंने नॉन टेक जॉब लिया, तो इट इज़ मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा MBA से ज़्यादा मुझे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ने सिखाया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी। यहाँ पे जो भी टीचिंग स्टाफ है, दे सपोर्टेड मी वेरी वेल कि इवन यू आर अ एनालिसिस स्टूडेंट, you can do anything and you can reach any heights. They believed in me. That was the biggest thing. So I would just say कि वी कैंट से, मतलब आप जैसे नाइपर में शुरुआत में आ जाओगे, आप पहले से ही एक माइंडसेट नहीं बना सकते कि आप R&D में जाओगे या आप PhD करोगे। जैसे आप फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस करोगे, आप सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस करोगे, विद टाइम यू विल बिल्ड अ थॉट प्रोसेस कि यार व्हाट इज़ द बेस्ट फिट फॉर मी। तो मुझे यहाँ पे आके ऐसा फील हुआ कि आई कुड गो विद सम मैनेजमेंट थिंग्स एंड ऑल, तो मुझे ये अपना बेस्ट फिट लगा, तो इसलिए आई थॉट ऑफ गोइंग विद नॉन टेक्निकल जॉब। मतलब कोर्स तो इम्पोर्टेंट ही है कि आप क्या लर्निंग कर रहे हो बेसिक, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस कोर्स से आपने क्या लर्निंग्स लिए। मतलब हो सकता है कि आप अभी MS कर रहे हो लेकिन आपने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि पेशेंस हो, परसिवरेंस हो, कैसे फोकस रहना लाइफ में। ये क्वालिटीज़ आप मैनेजमेंट रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स गुड थिंग। सो दिनेश, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि वो क्या चीज़ें होती है एक्चुअली जिस पे आप लोग काम करते हो, मतलब वो टॉपिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग एनालिसिस करना है, SPLC यूज़ करना है, मतलब एक ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में आपका रोल कहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल कोलाज वालों ने कुछ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के, क्लिनिकल ट्रायल्स के कुछ API बनाया, तो एनालिसिस का कोर रोल मतलब कहाँ पे आता है, एकदम शॉर्ट में मुझे बताओ। एनालिसिस का कोर रोल मतलब एट द एंड आ सकता है, एट द एंड ही आता है। क्या होता है, जब सुट्टी कोलॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगा, NP और जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं वो एक सिंथेसिस पे काम करते हैं, एक ड्रग कौन सा है वो बनाते हैं उसके ऊपर। बाद में कोलॉजी के स्टूडेंट उस इन विवो इन विट्रो जिसकी स्टडी करते हैं, और बाद में फॉर्मुलेशन जो सुटिक्स पीपल होते हैं फॉर्मुलेशन पे और करते हैं। आफ्टर फॉर्मुलेशन बनने के बाद क्या होता है कि उसका एनालिसिस करना होता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है क्या नहीं। तो आपने पूछा कि कौन कौन से ये होते हैं, मतलब तुम किस पे काम करते हो, तो इधर मोस्टली मतलब फोर रिग्रेशन स्टडीज़, लीचेबल इम्प्योरिटीज़, उसमें कौन कौन से इम्प्योरिटी हो सकती है, मे बी आफ्टर फॉर्मुलेशन के बाद भी कौन कौन सी इम्प्योरिटी हो, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इम्प्योरिटी कैरेक्टराइज करना, अगर इम्प्योरिटी मिली तो उसको कैसे डेविएट करें और उसको कैसे कम करें, क्या द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, उस सोर्स को हम कैसे हटा सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस होते हैं और उसके हम काम करते हैं। मतलब एट द क्वालिटी कंट्रोल वी आर द क्वालिटी गेट कीपर ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, वी कैन से दैट। यस, ओके। सो एक बेसिक आइडिया था। करिश्मा भी इस बार, जैसे कि पता है आपको, मैनेजमेंट का कोर्स 2 नाइपर से कम हो गया है, जैसे कि हैदराबाद से और अहमदाबाद से। तो हो सकता है फिर से एक कोर सब्जेक्ट को और एक इम्पोर्टेंस आ जाए, क्योंकि बीच में मैनेजमेंट कोर्स, इस कारण वो कट ऑफ में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता था बहुत सारा। तो क्या लगता है इस साल क्या कट ऑफ आएगा एनालिसिस का, एक आपका एक बेसिक आइडिया? वैभव, ऐसे हम डायरेक्ट कमेंट तो नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या आएगा। इट डिपेंड्स कि मतलब कंपटीशन कितनी है, कट ऑफ कितना है, और बच्चों का प्रेफरेंस क्या है। इट चेंजेस विद कमिंग टाइम। सो मोस्टली, लेकिन जितना मुझे पता है, जो कोर डिपार्टमेंट्स है जैसे सुटिक्स है, एनालिसिस है, इट शुड बी अंडर 350। एक रफ टेंटेटिव आइडिया। अब तीनों नाइपर में अगर एनालिसिस लेना है तो कहाँ पे मतलब प्रेफर करें, क्योंकि आप तो अभी नाइपर अहमदाबाद के स्टूडेंट हो, लेकिन ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि इन लोगों को एक आइडिया चाहिए कि मैं पहले मोहाली डालूँ, हैदराबाद डालूँ, या अहमदाबाद, या फिर गुवाहाटी, बाकी भी 3-4 नाइपर्स, टोटल 7 नाइपर्स हैं। तो मतलब एक रियल उनको बताओ कि, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होता होगा जो भी लोग मोहाली में अभी या हैदराबाद में, तो क्या एक व्यू है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दोनों को पॉइंट कवर करके मेरे को तुम भी एक शॉर्ट में बताओ, आप भी बताओ। सो पहले दिनेश के पास जाता हूँ मैं, एक शॉर्ट में बताओ मेरे को प्लेसमेंट के लिए भी कौन सा अच्छा है और रिसर्च के लिए कौन सा अच्छा है। इट्स डिपेंड अपॉन यू ऑल्सो, बट मेरे लिए तो नाइपर अहमदाबाद बेस्ट है। यहाँ की फैकल्टी सबसे अच्छी है और सीनियर भी बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और प्लेसमेंट की बात करते हो तो सब 100% प्लेसमेंट में, हमारी इधर तो अभी तक तो पूरे प्लेसमेंट हुए। और इसी साल के ने जब से 3-4 साल से बात कर रहे हैं तो एनालिसिस और एनालिसिस के पीपल के तो 100% प्लेसमेंट हो जाते हैं यहाँ पे, और मतलब अच्छी कंपनी में, जो MNC कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, उनमें भी हो जाता है। और नॉन टेक जिसको ऐसा लगता है एनालिसिस लेने के बाद मूड चेंज
चेंज हो गया यार, नहीं यार मुझे टेक में काम नहीं करना, बहुत हेक्टिक चीज़ें होती है यार, लैब में वर्क वगैरह, वो नॉन टेक में भी जा सकता है। और नॉन टेक में के लिए भी एनालिसिस स्टूडेंट के लिए हर टाइम कंपनी आती है और तुम कर सकते हो। तो मैं प्रेफरेंस बोलूँगा कि पहले एनालिसिस अहमदाबाद का ही डालो, बहुत सारे अच्छे मतलब बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज़ है, सब अच्छे पढ़ाते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑलमोस्ट एवरी इंस्ट्रूमेंट हियर इज, सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, और अभी नई बिल्डिंग भी चालू हो जाएगी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अभी आएगी भी इधर। तो एनालिसिस के लिए नाइपर अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ओके, जैसे कि पता है आपको कि नाइपर अहमदाबाद का न्यू कैंपस बना है अभी, सो वेल इस्टेब्लिश्ड कैंपस है, तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स भी उसमें कुछ जुड़ जाएंगे। तो बस एक शॉर्ट में बताइए आपका क्या आइडिया है इसमें। अकॉर्डिंग टू मी अगर एनालिसिस करना है तो नाइपर अहमदाबाद ही बेस्ट है, क्योंकि फैकल्टी वाइज दोज पीपल आर वेरी 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 सपोर्टिव एंड दे गिव वेरी क्वालिटी नॉलेज टू अस। और ऐसे भी चर्चा तो है ही नाइपर अहमदाबाद की एनालिसिस की, कि सब लोग कहते ही हैं कि एनालिसिस अगर लेना है तो नाइपर अहमदाबाद ही जाओ। तो आई वुड प्रेफर नाइपर अहमदाबाद ओनली फॉर एनी एनालिसिस स्टूडेंट। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन है दोनों के लिए भी, मुझे बस एक वर्ड में आंसर चाहिए, यस और नो। Are you happy with 2 years of नाइपर अहमदाबाद in Department of Pharmaceutical Analysis? आई एम सो हैप्पी वो यार। सो करिश्मा, आपके लिए भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा कि जूनियर्स को एडवाइस करना चाहोगे कि एनालिसिस लेना है, यस और नो? यस, श्योरली एनालिसिस लेना चाहिए। ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है बीइंग एनालिटिकल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने जितना देखा है सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि वर्क डिवाइडेड होता है। मतलब जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो क्वालिटीज़ जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ज़्यादा सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या अगर एक डिपार्टमेंट में 30 स्टूडेंट्स है, HPLC तो 30 नहीं ला के रख सकते ना, HPLC तो लिमिटेड है, तो स्लॉट्स के लिए पेशेंस रखना, तुम्हारी एनालिसिस 4 बार फेल होगी तो फिर भी तुम्हें इतना पेशेंस, इतना मतलब अंदर से इतनी स्ट्रेंथ, एज अ पर्सन यू वुड बिकम सो मेंटली टफ एंड यू वुड बिकम सो पेशेंट, कि ये क्वालिटी सिर्फ मतलब एजुकेशन ही नहीं, लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग है। तो आई वुड से pharmaceutical analysis teaches you not just analysis but also life skills. So I would recommend कि यहाँ पे आओ, कुछ life skills gain करके जाओ। ओके, सो दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुझे लगता है कि जो भी आज का सेशन हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने हर पॉइंट को कवर किया है, मतलब प्लेसमेंट हो, टेक्निकल चीज़ें भी बहुत सारी बताई, मुझे भी कुछ कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो इन लोगों ने कवर कर ली है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो लाइव एक्सपीरियंस है, वो बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए, ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे जो फ्यूचर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, मास्टर कोर्सेज या नाइपर कहीं पे भी जो एनालिसिस एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही था। अगर पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज, थैंक यू।